हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज के विषय को और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू को लेकर क्या व्यवस्था है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आर्टिकल 13 में ही जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के बारे में डील करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं। मूल ढांचे के अनुकूल न होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है। वस्तुतः जो आर्टिकल 13 है वह मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है। यह न्यायालय को वह शक्ति प्रदान करता है जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वो अवैध घोषित करते हैं। यह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है, एक तरह से गार्जियन बना देता है। न्यायालय न्यायपालिका के पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं जो आर्टिकल 13 में निहित है। आर्टिकल 13 के बारे में हमें आगे जानना है कि आर्टिकल 13 कहता क्या है। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 13 के बारे में लिखा है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, अर्थात मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि आर्टिकल 13 में कुल 4 क्लाजेज हैं। क्लाज फर्स्ट, क्लाज सेकेंड, क्लाज थर्ड और क्लाज फोर्थ। तो सबसे मेन जो इसमें क्लाज है वो है क्लाज फर्स्ट। क्लाज फर्स्ट क्या कहता है कि ऑल लॉज, आप देख सकते हैं, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज सो फार एज दे आर कंसिस्टेंट with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। अर्थात इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी लॉ इन्फोर्स थे वे उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वे इस भाग यानी पार्ट थर्ड में दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हों या इस भाग के उपबंधों से असंगत हो। तो हमें जानना ये है कि आर्टिकल 13 का जो क्लास फर्स्ट है ये शुरू में ही ये बात करता है, लिखा है कि इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस संविधान के लागू होने के पहले जो लॉ भारत में इन्फोर्स थे उनके बारे में बात करता है। इट मीन्स ये जो 13 है, 13 क्लास फर्स्ट है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है, संविधान के लागू होने के पहले की विधियों के बारे में बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन इज दैट कि संविधान जब लागू हुआ उसके ठीक पहले जो भारत में कानून चले आ रहे थे तो उनकी लीगलिटी कितनी थी, वो कहाँ तक वैलिड थे और कब वो वैलिड नहीं होंगे। क्वेश्चन यही है। तो इसी को लेके 13 क्लास फर्स्ट है। 13 क्लास फर्स्ट में ये कहा गया है कि भारत में जो संविधान लागू होने से पहले जो भी लॉ थे वो वैलिड बने रहेंगे। अगर संविधान के लागू होने के बाद पार्ट थर्ड में दिए गए फंडामेंटल राइट का वो वायलेशन नहीं करते हैं तो यथावत चले रहेंगे। लेकिन अगर कोई लॉ ऐसा है जो संविधान लागू होने से पहले से चला आ रहा है और संविधान लागू होने के बाद पार्ट थर्ड में दिए गए फंडामेंटल राइट को पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि पीछे से जो लॉ चला आ रहा है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो ऐसा लॉ क्या हो जाएगा, जहां तक वो वायलेशन कर रहा है वहां तक वो वाइड हो जाएगा। यही बात जो है 13, इसी में जो 13 क्लास फर्स्ट है वो यही कहता है। इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए 13 में 3 डॉक्ट्रिन है, जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेकेंड है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स
और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। तो एक एक करके हम इसको जब पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है क्या, यानी पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। तो पृथक्करण का सिद्धांत का प्रश्न तब उठता है कि अगर मान लीजिए कोई अधिनियम है और उसका कुछ भाग जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या पूरा का पूरा वो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा या उसका केवल वो हिस्सा जो डिफेक्टेड है उसको निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जो है रूल को बनाया, इस डॉक्ट्रिन को बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का इलीगल पार्ट उसके लीगल पार्ट से उसके मूल उद्देश्यों को समाप्त किए बिना अगर अलग किया जा सकता है तो केवल मूल अधिकारों से जो इनकंसिस्टेंट है उसको अलग कर दिया जाएगा और बाकी अधिनियम वैलिड बना रहेगा। इस तरह का नियम जो है आपको जो एक केस आया था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसमें इस रूल को अडॉप्ट किया गया था। इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था उसके सेक्शन 14 को चैलेंज किया गया था और उस 14 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस सेक्शन 14 को अलग कर देने मात्र से जो है उस पूरे एक्ट के लीगलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी जो शेष अधिनियम है उसकी विद्यमानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो वैलिड बना रहेगा। इस कड़ी में जो दूसरा डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी आच्छादन का सिद्धांत। आप देख सकते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत ये भी जो है 13 के फर्स्ट पर ही बेस्ड है। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए संविधान के लागू होने के पहले जो विधियां भारत में चली आ रही थी वो केवल उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हैं या फंडामेंटल राइट से जहां तक वे क्या है इनकंसिस्टेंट है। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती हैं, उनकी उसमें उस लॉ में जो कमी है जो बुराई है वो तो तब पता चली जब जो है संविधान लागू हुआ, जब फंडामेंटल राइट आया। तो इसलिए ऐसे लॉ शुरू से ही जो है इलीगल नहीं थी, बल्कि फंडामेंटल राइट के इन्फोर्स हो जाने के कारण उसमें बुराई आ गई है और वे सुसुप्तावस्था में चले गए हैं। वे उस समय तक सुसुप्तावस्था में रहेंगे जब तक भविष्य में फिर उसमें संशोधन करके उसको जिंदा न किया जाए। संविधान लागू होने के पूर्व के सभी संव्यवहार, संविधान लागू होने के पहले जो लॉ इन्फोर्स थे उसके जरिए अगर किसी व्यक्ति को कोई राइट मिला था, एग्जाम्पल के तौर पे अगर संविधान लागू होने के पहले के लॉ के जरिए किसी को नौकरी मिला है तो बाद में भले से ही उस लॉ को है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, लेकिन उस लॉ के जरिए अगर किसी को कोई लाभ मिला है, कोई राइट, कोई ड्यूटी इन्फोर्स हुआ है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जिस दिन उसको इलीगल या वाइड घोषित कर दिया जाता है उस दिन के बाद उस लॉ के जरिए कोई काम नहीं होगा, यानी उस लॉ के जरिए किसी को राइट या कोई ड्यूटी नहीं मिलेगी। लेकिन उस तारीख से पहले अगर किसी को उसका लाभ, उससे लाभ मिल चुका है तो उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ऐसी विधियां जो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्स हो जाने के कारण सुसुप्तावस्था में चली गई हैं, क्या वो फिर रिवाइवल हो सकता है, फिर वो जिंदा हो सकती हैं कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिलता है हमें भीखा जी के केस में, भीखा जी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये केस दरअसल यह मध्य प्रदेश में एक एक्ट था, बरार मोटर एक्ट 1947 का, और ये इस एक्ट में ये प्रोविजन था कि राज्य जो है स्टेट मोटर व्यापार को पे उसका मोनोपोलाई था, एक अधिकार था। जब यह अधिनियम बना तब तो यह वैलिड था, लेकिन 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो यह शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसके ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 19(1)G का जो है उल्लंघन करता था। 19(1)G जो लोगों को, नागरिकों को जीविका, पेशा, व्यापार या वाणिज्य करने का फंडामेंटल राइट प्रदान करता है। लेकिन 1951 में संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के जरिए 1901 में संशोधन किया गया और राज्य को पुनः जो है मोटर व्यापार में एकाधिकार उसकी शक्ति दे दी गई। नतीजा क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संशोधन के परिणाम स्वरूप जो मृत प्राय विधि हो गई थी वह पुनः क्या हो गई, सजीव उठी, सजीव हो गई, जिंदा हो गई। क्यों? क्योंकि संशोधन ने उसमें से उसकी जो कमियां थी
उस कमियों को दूर कर दिया है, इसलिए वो ऐसा लॉ क्या हो गया, फिर उसका रिवाइवल हो गया, फिर वो जिंदा हो गया। इस कड़ी में जो तीसरा सिद्धांत है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, यानी अधित्याग का सिद्धांत। इसके बारे में बस इतना जानना है कि कोई भी व्यक्ति संविधान के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता है। राइट जो है कोई ट्रांसफरेबल राइट नहीं है, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकार को छोड़ने के लिए और अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मूल अधिकार केवल और केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड हैं, ये लोकनीति पर आधारित हैं। और ये जो है इसमें अधित्याग का सिद्धांत, जो अमेरिका का सिद्धांत है, वो सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसमें इसके जानने के लिए एक केस भी है, विश्वेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। दरअसल इस केस में जो है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 5 के तहत एक जांच कमेटी बनाई गई थी। इस जांच आयोग ने जो अपीलार्थी था उसके विरुद्ध ये रिपोर्ट दिया कि वो ढेर सारा धन जो है ब्लैक मनी रखा था जिस पे उसने टैक्स नहीं दिया था। तो फिर बाद में अपीलार्थी में और जांच अधिकारियों में एक समझौता हो गया कि वो जो है उस टैक्स को किस्तों में चुकाएगा, इंस्टॉलमेंट में चुकाने का समझौता हुआ। लेकिन उसी दौरान एक दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया, मुथैया वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर के नाम से। नतीजा क्या हुआ कि उस मुथैया के केस में जो इनकम टैक्स का सेक्शन 5 था, जिस सेक्शन के जरिए जांच आयोग बनाया गया था, उस सेक्शन 5 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और जब ऐसा हुआ तब विश्वेश्वर नाथ ने क्या किया कि तुरंत ये तर्क दिया कि जब उस अधिनियम की वह धारा जिसके तहत उनके खिलाफ जांच बैठाई गई थी, आयोग बैठाया गया था, जब वो धारा ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो जो है पैसे को चुकाने के लिए जो उन्होंने एग्रीमेंट किया वो उसको चुकावें। हालांकि जांच आयोग के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, उन्होंने जो है एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है कि नहीं, उनको चुकाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता है। ये अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, बल्कि लोकनीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए दिए गए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो अमेरिका में जो अधित्याग का सिद्धांत लागू है वो भारत में लागू नहीं होता है। तो देखिए, ये आर्टिकल 13 का क्लास फर्स्ट जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा सबसे विवादित चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। जो जानने की जो चीज़ है वो 13 क्लास फर्स्ट में ही है। क्यों? क्योंकि 13 क्लास सेकेंड तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है। मतलब इसमें साफ साफ लिखा है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्राइड द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लास शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन बी वाइड। मतलब कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। जो 13 क्लास सेकेंड है ये क्या है, क्लियर है कि संविधान लागू होने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा लॉ बनाएंगे नहीं जो पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। क्लियर? इस कड़ी में जो आर्टिकल 13 है, 13 क्लास 3 का ये फर्स्ट पार्ट ए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर लॉ इंक्लूड। अब लॉ में क्या क्या शामिल है, तो देखिए लॉ के रूप में नहीं आता है। लॉ तो या तो ऑर्डिनेंस के रूप में आपके सामने आएगा, या तो ऑर्डर के रूप में आएगा, बाई लॉ के रूप में आएगा, रूल के रूप में आएगा, रेगुलेशन के रूप में आएगा, या नोटिफिकेशन या कस्टम के रूप में आएगा। मतलब ये 7 जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ से लेके ये आप देख सकते हैं, ये 7 वर्ड हैं। इनमें से किसी एक रूप में होगा लॉ के रूप में नहीं आएगा, इन्हीं में से किसी एक रूप में आता है। और अगर उस रूप में आकर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो चाहे वो ऑर्डिनेंस हो या ऑर्डर हो या रेगुलेशन हो, कोई भी हो, वो क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट हो जाएगा और जुडिशियल रिव्यू में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। इस कड़ी में जो 13 क्लास 4 है
उसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान के संशोधन पर लागू नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर है उस पर ये आर्टिकल 13 के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने आर्टिकल 13 पर जितना भी डिस्कशन हो सकता है किए। अपने अगले वीडियो में हम आर्टिकल 14 पर डिस्कशन करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।